गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 23 जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नया नाम क्या है? तो एक स्पेशल मीटिंग हुई थी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की, जिसमें डिसाइड हुआ है कि इसका नाम अब पलट के रखा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। और इस मीटिंग को चेयर किया हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी हैं इस पर्टिकुलर सोसाइटी के। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका नाम अब बदल के हो गया है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। चलिए कुछ नए नेम्स देखते हैं, मतलब ऐसी चीज़ों के नाम जो बदल के कुछ और हो चुके हैं हाल फिलहाल। इसमें फर्स्ट नंबर पे है दिल्ली का आइकॉनिक राजपथ। राजपथ का नाम अब पलट के हो चुका है कर्तव्य पथ, सबको पता है। इसके बाद सेकंड हम बात करेंगे फैज़ाबाद की। फैज़ाबाद का नाम अब बदल के हो चुका है अयोध्या, राइट। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। इसका नाम बदल के हो चुका है अरुण जेटली स्टेडियम, राइट। फिर फोर्थ नंबर पे है मुगल सराय जंक्शन। मुगल सराय जंक्शन का नाम बदल चुका है और अब इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। फिर फिफ्थ नंबर पे है अहमदनगर, जिसके बारे में हमने पिछले दिनों ही बात करी है। और अहमदनगर एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र स्टेट में। इसका नाम अब बदल के हो चुका है अहिल्याबाई होलकर, ठीक है। फिर सिक्स नंबर पे है औरंगाबाद, और औरंगाबाद का नाम अब बदल के हो चुका है संभाजी नगर, फाइन। इसके बाद नेक्स्ट है उस्मानाबाद, और उस्मानाबाद का नाम है धरा शिव। और एक लास्ट और देख लेते हैं, लास्ट है होशंगाबाद, और होशंगाबाद का नाम अब बदल के रखा गया है नर्मदापुरम, ठीक है। तो ये डिफरेंट नेम्स हो गए डिफरेंट जगहों के जो हाल फिलहाल चेंज हुए हैं। इनका नाम याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री अनवील्ड द दुग्ध संकलन साथी मोबाइल एप्लीकेशन? किस केंद्रीय मंत्रालय ने दुग्ध संकलन साथी मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया? इस एप्लीकेशन को हाल ही में लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने, जिसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। कहाँ पे अनवील किया? तो आंसर है मसूरी में, उत्तराखंड स्टेट के। और इस ऐप को डेवलप किया है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड ने, जो कि एक मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। इस मोबाइल एप्लीकेशन का काम क्या है? जो क्वालिटी ऑफ मिल्क है उसको इम्प्रूव करना, साथ ही स्टेक होल्डर्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी को और ज़्यादा प्रमोट करना, और ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना एट द ग्रासरूट विलेज लेवल, ठीक है, जिसमें कि मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारी आती हैं। तो याद रखिएगा इस दुग्ध संकलन साथी मोबाइल एप्लीकेशन को किस मिनिस्ट्री ने अनवील किया? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। कुछ और मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे एक बार रिवाइज करेंगे। इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है मेरी लाइफ। ये जो है एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए, साथ ही सस्टेनेबल लाइफ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। फिर सेकेंड एप्लीकेशन है अरुण पोल, और अरुण पोल नाम का एप्लीकेशन जारी किया था अरुणाचल प्रदेश ने फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। थर्ड है खनन प्रहारी एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू टैकल इलीगल माइनिंग, ठीक है। जो भी इलीगल माइनिंग के केसेस हमें दिखते हैं काफ़ी सारे स्टेट्स में, उनको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव था खनन प्रहारी एप्लीकेशन। मतलब इस पे जो है कोई भी जाकर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं अगर वो कहीं ऐसा होता पाते हैं तो, ठीक है। फिर फोर्थ है AIS फॉर टैक्स पेयर्स एप्लीकेशन, और इसको लॉन्च किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, ठीक है। किस लिए लॉन्च किया था? ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल सके इनके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का लोगों को, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो एप्लीकेशन है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा एवरग्रीन एप्लीकेशन है ये सारथी। सारथी एप्लीकेशन किसका है? सेबी का। और सेबी ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अमंग द इन्वेस्टर्स अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ
सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो सारथी मोबाइल एप्लीकेशन किसका हो गया? आंसर है सेबी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड कमीशन द 1 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट इन विच इंडियन सिटी। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने किस शहर में 1 मेगावाट का रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो ये जो 1 मेगावाट का रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट है, हाल ही में कमीशन हुआ है बाय द एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड एट आईआईटी जोधपुर, ठीक है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स हैं इस इंस्टीट्यूशन की, उसका 15% इस प्रोजेक्ट से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर बात करें एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड की, तो ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है एनटीपीसी की, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट जनरेट करेगा नियरली 14.9 लाख यूनिट्स पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जोधपुर। एनटीपीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। सबसे पहले मार्च 2023 में एनटीपीसी ने एक अवार्ड जीता था जिसका नाम है सीबीआईपी अवार्ड 2022 के लिए। और सीबीआईपी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर। ये एक बॉडी है जिसको की फॉर्म किया गया था 1927 में, ठीक है। और एनटीपीसी को ये अवार्ड क्यों मिला है? इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए पावर जनरेशन की फील्ड में, ठीक है। फिर इसके अलावा एसएनपी की जो ग्लोबल कमोडिटी इंसाइट है, उसने रिलीज़ की रैंकिंग ऑफ टॉप 250 इंडिपेंडेंट एनर्जी प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, जिसमें ये पाया गया कि एनटीपीसी जो है ये टॉप पोजीशन पे रहा, मतलब टॉप इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के तौर पे सामने आया, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट था एनटीपीसी का। अब एनटीपीसी के अगर कुछ टारगेट्स की यहाँ पे बात करें तो प्रेजेंट में एनटीपीसी प्रोड्यूस करता है इंडियाज़ इलेक्ट्रिसिटी का 24%, ठीक है। और ऐसा इन्होंने टारगेट बनाया है कि 2050 तक ये जो एनटीपीसी का कॉरपोरेशन है ये 50% ऑफ टोटल पावर प्रोडक्शन इन द कंट्री करने लगेगा, ठीक है। सेकेंड टारगेट इनका है कि एनटीपीसी फिलहाल 50% ऑफ एनर्जी जनरेशन अपना करता है यूजिंग द फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। और सेकेंड टारगेट है एनटीपीसी ट्राई कर रहा है कि 50% ऑफ इनका जो एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो नॉन फॉसिल सोर्सेज से होने लगे, ठीक है। और ये इन्हें अचीव करना है 2032 तक। और इस टाइम तक ये लगभग 130 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे। इसके अलावा एक और टारगेट है इनका, एनटीपीसी ने ये डिसाइड किया है कि 60 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ये प्रोड्यूस करेंगे 2032 तक। 132 गीगावाट ओवरऑल है और 2032 तक ये 60 गीगावाट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम सब जानते हैं कि एनटीपीसी वन ऑफ द पायनियर पार्टनर्स है नीति आयोग के नेट एनर्जी जीरो एफर्ट में, ठीक है। तो ये कुछ अचीवमेंट्स और टारगेट्स हैं एनटीपीसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन ड्यूरिंग 2022 टू 23। इस टाइम के दौरान किस राज्य में सबसे अधिक पवन क्षमता वृद्धि दर्ज की गई? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ज्वाइन किया है वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशंस को ऑफ ग्लोबल विंड डे। कब ऑब्जर्व करते हैं हम इसको? 15 जून को, ठीक है। और राजस्थान को डिक्लेयर किया गया एज द विनर फॉर अचीविंग द हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन। वहीं गुजरात ने अचीव किया था हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन थ्रू ओपन एक्सेस। और तमिलनाडु को डिक्लेयर किया गया कि इन्होंने इनिशिएट किया है रीपावरिंग ऑफ द विंड टर्बाइंस, ठीक है। और इस इवेंट के दौरान विंड एटलस को लॉन्च किया गया जो कि 150 मीटर्स अबव ग्राउंड लेवल पे थी और इसको प्रिपेयर्ड किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी ने, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि इस टाइम में हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन किस स्टेट में दिखाई दिया? आंसर है राजस्थान। चलिए कुछ स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया है कि अब जो भी उत्तर प्रदेश में प्रिजन्स हैं इनको रिफॉर्म होम के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और इसके लिए कुछ डिफरेंट चीज़ें भी की जाएंगी। सेकंड है राजा एग्रीकल्चर फेस्टिवल, और हाल ही में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है उड़ीसा स्टेट ने। थर्ड एक और फेस्टिवल है जिसका नाम है पालकी फेस्टिवल, और पालकी फेस्टिवल है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो इसको सेलिब्रेट करती है, इनका नाम है वरकारी कम्युनिटी, ठीक है। इसके बाद हरियाणा की बात करेंगे क्योंकि हरियाणा ने डिसाइड किया है कि इनके स्टेट में जो भी पद्मा अवॉर्डीज़ हैं उनको हर महीने 10,000 रुपये
फिनेंशियल हेल्प के तौर पे मिलेगा आपसे, ठीक है। और पद्मा अवॉर्डीज़ में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सारे ही आ जाते हैं। कोई भी अगर इन तीनों अवार्ड का विनर रह चुका है तो उसको 10,000 रुपये मंथली बेसिस पे दिए जाएंगे। साथ ही याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस नियुक्त हो चुके हैं और ये हैं जस्टिस राव। ओके, तो ये 5 न्यूज़ आपको अच्छे से याद करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। एज पर रिसेंट सिक्योरिटी पैक्ट, पापुआ न्यू गिनिया अलाउड विच कंट्री टू स्टेशन द ट्रूप्स एंड वेसल्स एट 6 की पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। हाल ही में एक सुरक्षा समझौते के अनुसार पापुआ गिनी ने किस देश को 6 प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर सैनिकों और जहाज़ों को तैनात करने की अनुमति दे दी है। हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि यूएस और पापुआ न्यू गिनिया के बीच में कुछ मिलिट्री एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिसके बाद यूएस मिलिट्री जो है वो डेवलप और ऑपरेट कर सकती है इन बेसिस को पापुआ न्यू गिनिया में एज पर सिक्योरिटी पैक्ट। और इनके मुताबिक जो यूएस है वो अब अपने ट्रूप्स और वेसल्स को यहाँ पे स्टेशन कर सकती है एट 6 की पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, जिसमें कि इनका लोम्ब्रम नेवल बेस भी आता है जो कि है मैनस आइलैंड पे, और इनकी जो कैपिटल पोर्ट है मोरिस्बी वहाँ पे भी, ठीक है। तो याद रखिएगा पापुआ न्यू गिनिया और यूएसए ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। अब यहाँ पे अगर यूएसए की बात करें तो कौन सी 2 एक्सरसाइज है जो हम यूएसए के साथ कंडक्ट करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है युद्धाभ्यास और सेकेंड है वज्र प्रहार। पता नहीं कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि ये वाली एक्सरसाइज किस 2 कंट्री के बीच में होती है, ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। इसके अलावा यूएसए न्यूज़ में था अपने एक प्रोजेक्ट की वजह से जिसका नाम है EV नॉटिलस प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसका काम क्या था, इस प्रोजेक्ट में ओशन के अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ को फिर से एक्सप्लोर किया जा रहा है और इसका एम है बायोलॉजी, जियोलॉजी और आर्कियोलॉजी की फील्ड में कुछ नई फाइंडिंग्स या नई डिस्कवरीज करना। तो हाल ही में एक डिस्कवरी हुई थी अंडर दिस प्रोजेक्ट, इसी वजह से ये प्रोजेक्ट इनका न्यूज़ में था। याद रखिएगा EV नॉटिलस प्रोजेक्ट जो है यूएसए का है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले हमने देखा था, आई गेस 1 या 2 दिन पहले, कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव कर दिया है कि प्रेडेटर MQ-9 रीपर ड्रोन्स हम परचेज करने वाले हैं। किस कंट्री से? यूएसए से। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया को ये प्रेडेटर MQ-9 रीपर ड्रोन्स कौन सी कंट्री सेल कर रही है, तो ये कंट्री है यूएस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड फिलिप ग्रीन एज इट्स न्यू एनवॉय टू इंडिया। किस देश ने फिलिप ग्रीन को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं पेनी वोंग और इन्होंने अनाउंस किया कि फिलिप ग्रीन को अपॉइंट किया जा रहा है एज ऑस्ट्रेलिया का नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू इंडिया। और इसके पहले फिलिप ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर थे जर्मनी कंट्री के लिए, ठीक है। तो अब ये ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर रहेंगे टू इंडिया। यहाँ पे चलिए कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स एक बार देख लेते हैं। हाल ही में रॉ के नए चीफ बन चुके हैं मिस्टर रवि सिन्हा, और रवि सिन्हा एक IPS ऑफिसर हैं, ठीक है। सेकेंड न्यूज़ है अबाउट RBI ने अपना नया डिप्यूटी गवर्नर नियुक्त कर लिया है और ये हैं मिस्टर स्वामीनाथन जानकी रमन, और इन्होंने रिप्लेस किया है मिस्टर महेश कुमार जैन को, ठीक है। फिर थर्ड न्यूज़ है अबाउट UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके नए CEO बन चुके हैं मिस्टर अमित अग्रवाल, ठीक है। और फोर्थ न्यूज़ है अबाउट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हाल ही में इसके नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं मिस्टर जनार्दन प्रसाद। ओके, तो ये 4 अपॉइंटमेंट्स आपको तुरंत याद रख के फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बल्क में इसलिए आपको नहीं दिया जा रहा कंटेंट ताकि आपको याद रखने में आसानी हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द फिनटेक सिटी एंड फिनटेक टावर प्रोजेक्ट। हाल ही में किस राज्य ने फिनटेक सिटी और फिनटेक टावर परियोजनाएं लॉन्च करी हैं? तो तमिलनाडु ने हाल ही में नींव रख दी है फिनटेक सिटी और फिनटेक टावर प्रोजेक्ट्स की। कहाँ पे? चेन्नई में। और ये फिनटेक सिटी 56 एकड़्स पे फैली होगी जिसका इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल होगा 12,000 करोड़ रुपए, ठीक है। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल BFSI इंस्टीट्यूशंस एकोमोडेट हो सकेंगे, साथ ही इससे जॉब क्रिएशन प्रमोट होगा फॉर 80,000 इंडिविजुअल्स। फाइन, तो कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में लॉन्च करी है फिनटेक सिटी एंड फिनटेक टावर प्रोजेक्ट को? तो ये स्टेट है तमिलनाडु। कुछ स्टेट करंट अफेयर्स यहाँ पे फिर से देखते हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 21 जून को, और इस साल ये 9th एडिशन था जिसमें नेशनल योगा ओलंपियाड्स ऑर्गेनाइज किया गया था मध्य प्रदेश में, ठीक है।
सबको बताना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023 के लिए थीम क्या रखी गई थी। इसके अलावा जो भोपाल शहर है, याद रखिएगा ये फर्स्ट सिटी हो चुकी है इंडिया की जिसने कि अपना प्रोग्रेस मेजर किया है कि किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, फिर थर्ड न्यूज़ है अबाउट सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो हैं ये स्माइल एम्बेसडर बन चुके हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ न्यूज़ है अबाउट केरला। याद रखिएगा केरला इंडिया का पहला फुली ई गवर्नड स्टेट बन चुका है जिसमें कि इस स्टेट ने टोटल ई गवर्नेंस अचीव कर लिया है। ठीक है, तो ये स्टेट है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन्स कबड्डी लीग। विश्व की पहली महिला कबड्डी लीग का मेज़बान कौन सा शहर है। तो जो फर्स्ट एडिशन है ये वुमेन्स कबड्डी लीग का, ये हाल ही में कमेंस हो चुका है दुबई में। और इस लीग में टोटल 8 टीमें रहेंगी जिसमें 96 प्लेयर्स मौजूद हैं। और जो भी विक्टोरियस टीम रहेगी उसको कितना प्राइज़ दिया जाएगा, $500,000 दिरहम्स का, जो कि इक्विवेलेंट है 1 करोड़ रुपीज़ के। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी सिटी होस्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन्स कबड्डी लीग के लिए, तो ये है दुबई। कुछ और यहाँ पे अगर होस्टिंग कॉन्फ्रेंसेज एक बार देखें तो फर्स्ट है ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस और इसके लिए होस्ट था लंदन। ओके, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये सर्व करता है एज अ प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स के लिए ताकि वो इन्वेस्टिंग के फ्यूचर को रिडिफाइन कर सकें और कुछ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें। ठीक है, फिर G7 समिट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो G7 समिट को होस्ट किया था हिरोशिमा जापान ने। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन लैंड गवर्नेंस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इसके लिए वेन्यू था गुवाहाटी असम। ठीक है, अच्छा सबको कमेंट्स में बताना है कि COP28 के लिए वेन्यू कौन सी कंट्री है। सब लोग अपने जवाब कमेंट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका केव शेल्टर इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन विच स्टेट। भीमबेटका गुफा आश्रय यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस राज्य में स्थित है। किस वजह से न्यूज़ में है पहले ये देखते हैं। तो एक रिसेंट स्टडी में ये पाया गया कि इंडियन साइंटिस्ट ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो इंडियन फॉसिल यहाँ पे मिले थे जिनको कि प्रीवियसली आइडेंटिफाई किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमबेटका केव शेल्टर में 2021 की रिसर्च के दौरान, ये एक इम्प्रिंट है जो कि बी हाइव गिरने की वजह से यहाँ पे बन गया था और ये ऑथेंटिक फॉसिल नहीं है। ठीक है, और बाद में जब लेज़र रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हुई और एक्सरे डिफ्रैक्शन वगैरह की तकनीक से ये पता चला कि इसमें हनी और वैक्स के मटेरियल्स मौजूद हैं। इससे कंफर्म होता है कि ये ऑथेंटिक फॉसिल नहीं था। ठीक है, तो किसी वजह से बस याद रखिएगा कि भीमबेटका केव शेल्टर न्यूज़ में था और क्योंकि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन क्या है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखते हैं जो आजकल न्यूज़ में थे। इसमें फर्स्ट है नवेगांव टाइगर रिजर्व। ठीक है, किस वजह से न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन में कुछ इंक्रीमेंट देखा गया था और ये कहाँ पे है तो आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, सेकेंड एक और टाइगर रिजर्व है जो न्यूज़ में था, ये है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और यहाँ पे एक स्वैम्प डियर जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, इसी वजह से ये न्यूज़ में था। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। फिर 2 टेम्पल्स थे जो आजकल न्यूज़ में थे। इसमें पहला है कपिलेश्वर टेम्पल। कपिलेश्वर टेम्पल है उड़ीसा स्टेट में और ये न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है कि इस टेम्पल को ये अपनी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और फोर्थ न्यूज़ है अबाउट तुंगनाथ टेम्पल। तुंगनाथ टेम्पल लाई करता है उत्तराखंड में और ये भी इसी वजह से न्यूज़ में था क्योंकि इसको हाल ही में डेजिग्नेट किया गया है एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कोलकाता टू विच प्लेस। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की पहली खेप कोलकाता से किस स्थान पर पहुंचाई गई। तो फर्स्ट ओवर डायमेंशनल कार्गो हाल ही में रिसीव हुआ है एट नुमालीगढ़ रिफाइनरी बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल और ये पहली कंसाइनमेंट है जिसको कि ट्रांसपोर्ट किया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो कि नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज की। ठीक है, तो ये जो पहला ओडीसी था इसको ट्रांसपोर्ट किया गया है बाय एन IWAI शिप जिसका नाम है MV मरीन 66। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम कोलकाता टू नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो कि है असम में वाया इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। ठीक है, तो बस याद रखिएगा ये जो पहला कंसाइनमेंट है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, इसको ट्रांसपोर्ट किया गया है फ्रॉम कोलकाता टू असम थ्रू दिस इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। चलिए यहाँ पे कुछ GI टैग प्रोडक्ट्स एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है मॉरल मशरूम
और ये कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे लिए गए हैं जो 2-3 महीनों में जिनको जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो मॉरेल मशरूम जम्मू एंड कश्मीर का एक प्रोडक्ट है, इसको कुछ दिनों पहले जीआई टैग मिला है। सेकेंड प्रोडक्ट है मना मदुरई पॉटरी, और ये पॉटरी है तमिलनाडु की, इसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। थर्ड प्रोडक्ट है वुड कार्विंग्स ऑफ लद्दाख, इनको भी मिला है जीआई टैग। और फिर फोर्थ प्रोडक्ट अगेन जम्मू एंड कश्मीर से है, यहाँ की बसोली पेंटिंग, ठीक है। और एक लास्ट प्रोडक्ट है कम्बम ग्रेप्स, ये एक ग्रेप्स की वैरायटी है और ये कौन से स्टेट को बिलोंग करता है, तो आंसर है तमिलनाडु, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन रह गया है लास्ट में। विच यूनिवर्सिटी अनाउंस्ड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स दैट विल बी पायलटेड इन द 4-year डिग्री मोड? किस विश्वविद्यालय ने स्नातक यूजी कार्यक्रमों की घोषणा की है जिन्हें 4 वर्षीय डिग्री मोड में संचालित किया जाएगा? तो केरला यूनिवर्सिटी ने हाल ही में अनाउंस किया है लिस्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को जिनको कि पायलट किया जाएगा 4 साल के डिग्री मोड में इस एकेडमिक ईयर में। और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि मैनेज होती है बाय केरला यूनिवर्सिटी, ये ऑफर करेगी 4 साल का बीकॉम कोर्स, ठीक है। तो बस याद रखिएगा आंसर है यहाँ पे केरला यूनिवर्सिटी। तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको सेशन में मज़ा आया होगा। बहुत सारी चीज़ें हमने नई देखी, साथ ही कुछ पुराने करंट अफेयर्स को भी रिवाइज किया, तो इससे आपका दोनों काम होता चल रहा है। जो भी चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं आप वो भी देख रहे हैं और जो चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं आप वो भी रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर आपकी क्विज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे, जिनका जवाब आपको कमेंट्स में मेंशन करना है। तो वीडियो को पॉज करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। ये सारे क्वेश्चंस हम पीछे कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे बस आपका माइंड टेस्ट किया जा रहा है कि आपको कितना याद है। सब लोग अपने जवाब कॉमेंट्स में मैंशन करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ।